तो अगर व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करना रहता तो मैं वहां रहता, किसी तरीके से विधायक बनने की कोशिश करता। आप अपना नाम डिक्लेयर कर लेते हैं 3-4 महीना पहले, दूसरे लोगों को आप 30-32 दिन का समय देते हैं। आप अपने लिए 2.5 महीने 3 महीने का एकदम कंफर्ट जोन वाला समय तलाशते हैं, आप अपना कैंपेन करते हैं, अपने सभाएं करते हैं, दूसरे चेहरे को तैयार करके उनको भी फील्ड में भेजिए ना जनता के बीच। आप कहते हैं कि हमारे ऊपर काम का बहुत बोझ हो गया, आप काम को बांटिए ना सर, आप दूसरों को इंडिपेंडेंट तौर पर सभाएं करने दीजिए ना। आप कहते हैं इंडिपेंडेंट सभाएं नहीं करते हैं, लोग करने की कोशिश करते हैं, आप नोटिस भेज देते हैं। फर्ज कीजिए कि समय अप्रैल का है, अप्रैल 2024, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, एक नई नवेली पार्टी बनी है JBKSS और जयराम महतो उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। कई बहुचर्चित चेहरे उस पार्टी में हैं। संजय मेहता 2 वजह से चर्चा में रहे। पहला चर्चा ये हुआ कि लोकसभा के चुनाव जब चल रहा था उस दरमियान लोगों ने आर्थिक तौर पे मदद की। तो झारखंड की राजनीति में ये औपचारिक तौर पे होता नहीं हमेशा, पर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी नेता को लोग सपोर्ट कर रहे हैं आर्थिक तौर पे चुनाव लड़ने के लिए। तो पहला चर्चा ये हुआ। अब हम आते हैं सितंबर 2024 में, फिर से चर्चा में है। चर्चा इस बात की कि वही संजय मेहता जिस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा उसी पार्टी को छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया है अब अपना। संजय जी हमारे साथ हैं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप नेता के तौर पे आपने खुद को स्थापित किया, अच्छा खासा वोट लाया। अब जब फ्यूचर ब्राइट था, अब जब बॉल बल्ले पे लगनी शुरू हो गई थी, आपने इनिंग डिक्लेयर कर दी। ऐसा क्यों किया? देखिए एक बात समझिए, अगर आपको लग रहा है कि बॉल बल्ले पर लगने वाला है जी, आप सेंचुरी लगा सकते हैं जी, छक्के मार सकते हैं जी, तो उसमें क्या टीम एफर्ट है? क्या उससे टीम जीत रही है कि सिर्फ आप जीत रहे हैं? अच्छा, अगर सिर्फ आप ये देख रहे हैं जी, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को कि किसी तरीके से एकदम क्रीज पर रहते हैं, जी, मौके की तलाश में बॉल आएगा छक्का मारेंगे जी, और हो सकता है कि मेरी सेंचुरी पूरी हो जाए, जी, तो ये तो व्यक्तिगत स्वार्थ हुआ ना सर। अच्छा, तो अगर व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करना रहता तो मैं वहाँ रहता, किसी तरीके से विधायक बनने की कोशिश करता, जी, ये करता ना जी। लेकिन खुद को अलग किया। उस पर हमारे वैलिड पॉइंट्स क्या हैं? क्या पॉइंट्स हैं? मेरा पॉइंट ये है जी, कि जब हम चुनावी राजनीति में आ गए और चुनावी राजनीति में जनता के बीच हम लोग जाकर के कुछ सपने दिखा रहे हैं, कुछ सपने संजो रहे हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि हम नीतियों के आधार पर झारखंड का समाधान करेंगे, समस्याओं का पलायन रोकेंगे, रोजगार लाएंगे, नियोजन लाएंगे, किसानी नीति बनाएंगे, ठीक है। दिक्कत ये है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आप रजिस्टर्ड हो गए तो आपको उसके तरीके से एक्ट करना होगा। कुछ गलतियां लोकसभा चुनाव के दौरान हुई। क्या हुई मैं बताता हूँ। हुआ क्या कि जब हम लोग चुनावी राजनीति में आए तो अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं जी, अगर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस के KC वेणुगोपाल जी साइन करते हैं कि राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी जी लड़ने वाले हैं तो भाजपा के महासचिव अरुण सिंह साइन करते हैं कि यहाँ से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। और उनके साथ तमाम प्रत्याशियों का नाम डिक्लेयर होता है। ठीक बात। आप अपना नाम डिक्लेयर कर लेते हैं 3-4 महीना पहले, दूसरे लोगों को आप 30-32 दिन का समय देते हैं। ठीक है। तो वो एक नई राजनीति में खुद को कैसे तुरंत इतना जल्दी फिट कर पाएगा? तो इसका मतलब कि आपने अपने लिए कंफर्ट जोन बना लिया। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब विधानसभा चुनाव की बारी आ गई तो आप कह रहे हैं कि मैं 2 सीटों से लड़ूंगा, इस सीट से और इस सीट से, अपने संभावित सीटों के बारे में डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर आप अपने लिए कंफर्ट जोन बना रहे हैं। ठीक है। और जो 79 कैंडिडेट्स हैं जो आप कह रहे हैं कि 81 सीटों पर लड़ाएंगे, बिल्कुल 81 पे लड़ेंगे, तो उनको आप समय देंगे सिर्फ 20 दिन 25 दिन का। अच्छा। तो आप अपने लिए 2.5 महीने 3 महीने का एकदम कंफर्ट जोन वाला समय तलाशते हैं, आप अपना कैंपेन करते हैं, अपने सभाएं करते हैं, दूसरे चेहरे को तैयार करके उनको भी फील्ड में भेजिए ना जनता के बीच। अच्छा। वो 15 दिन में क्या करेगा? वो किसी सांसद का बेटा नहीं है ना सर, वो किसी विधायक का बेटा नहीं है ना, वो किसी करोड़पति अरबपति का बेटा नहीं है ना, वो संगठन में गरीब गुरबे के बेटे जुड़े जिनको हम लोगों ने सपना दिखाया। उन सपनों को पूरा करने के लिए जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है, बहुत बड़ी कोई रणनीति नहीं है, तो उनको आप वक्त दीजिएगा ना सर। ठीक है। तो आपकी लड़ाई मतलब उन लोगों के लिए है जिन लोगों को समय नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक हमारे जयराम भाई जीत जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जीतें और वो सदन जाएं। ठीक है, मेरी ये इच्छा है। ये दिल से बोल रहे हैं? हाँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। ठीक है। मेरी देखिए कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। ठीक है। जयराम भाई आएंगे, ठीक है, मैं उनको गले लगाऊंगा। अच्छा। उनके साथ चाय पीऊंगा। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। ठीक है। लेकिन जिन पॉइंट्स को लेकर के मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, इस बात को समझने की जरूरत है कि सिर्फ आप अपने लिए कंफर्ट जोन मत तलाशिए मेरे भाई। अच्छा। हम लोगों ने झारखंडी जनमानस को एक सपना दिखाया है जी। सभी मेंबर्स के लिए एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक समान व्यवहार होना चाहिए
और अवसर की समानता सबके लिए होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आपके लिए विशेषाधिकार होगा और अन्य साथी जो अपना पसीना बहा रहे हैं धूप में जाकर के, उनको आप 15 दिन 20 दिन का समय दीजिएगा चुनाव लड़ने के लिए, वो फेल हो जाएंगे ना सर। ये लीगल नहीं है, लेजिट नहीं लग रहा है। तो आप सर कोई भी बोलेगा कि ये वैलिड पॉइंट है। तो आप अगर जैसे कि पार्टी ये तर्क देती है कि आप भी अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं और आप भी इनडिसिप्लिन हो गए थे, आपको लगातार नोटिस दिया जा रहा था, कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया आपकी तरफ से, तो आप भी कहीं ना कहीं पार्टी के नज़र में आप भी सिर्फ व्यक्तिगत देख रहे हैं अपने जेबी केसेस के मॉडल में। ठीक है, जितनी भी कमिटियां बनती हैं, अच्छा, उसका सबसे पहला नोटिस संजय मेहता को भेज दिया जाता है और तमाम कार्यकर्ता जो भी कुछ भी करेगा उसको कोई एक नोटिस नहीं भेजा जाएगा। और हालात ये हैं, आप कहते हैं कि हमारे ऊपर काम का बहुत बोझ हो गया है। आप काम को बांटिए ना सर, आप दूसरों को इंडिपेंडेंट तौर पर सभाएं करने दीजिए ना। आप कहते हैं इंडिपेंडेंट सभाएं नहीं करते हैं, लोग करने की कोशिश करते हैं, आप नोटिस भेज देते हैं। अच्छा, कोई इंडिपेंडेंट कार्यक्रम करने की कोशिश करता है, उसको नोटिस भेज दिया जाता है कि आपने ये पूछकर किसको किया, आपने क्या हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से अनुमति लिया था। अच्छा, तो संगठन का कार्यकर्ता जब कार्यक्रम नहीं कर सकता है तो फिर इन परिस्थितियों में काम कैसे होगा? संगठन की आइडियोलॉजी विचारधारा को कैसे आप जनता के बीच लेकर के जाएंगे? तो आपको फिर ऐसी ज़रूरत क्यों ना आन पड़ेगी पब्लिक डोमेन पे आपको आके मीडिया के सामने अपने अंदर खाने में जो चल रही चीज़ें हैं उनको दिखाना, आप पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी कह रही है कि आप हमें अंदर की बात थी आप अंदर आके बता देते हैं। तो सर मैंने अच्छा सुझाव दिया था मैंने सर, तो बात नहीं मानी गई। कहाँ मानी गई सर? और रिएक्ट कर गए, वो रिएक्ट कर गए, वो कहते हैं कि ये बातें पब्लिक डोमेन में आ गई। हाँ, मेरा कहना है आप सब कुछ पब्लिक डोमेन में लेकर के आ गए हैं जी, एक बात पब्लिक डोमेन में आ गई तो उस पर आप रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, और मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि जब आप अपना हेल्थ रिपोर्ट, अपना सारा काम, अपनी पूरी ज़िंदगी के हर हिस्से, खाना पीना, दौड़ना धूपना, सभा, सब कुछ आप पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का एक सुझाव जब पब्लिक डोमेन में आ गया तो आप कह रहे हैं कि ये गलत है। वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ये कह रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि संजय जी को तो ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हमने उनको, मतलब एक मीम चलता है आपके लिए जो उनके समर्थक चलाते हैं कि सड़क से उठा के स्टार बनाया हमने, अपनी हैसियत नहीं थी। लेकिन इस बारे में आप क्या कहते हैं कि भाई आप नेता बने तो किसी नाम पे चल रहे हैं? संजय मेहता का अपना भी अस्तित्व तो है, उन्होंने अपनी लड़ाई अपने लिए लड़ी थी। बहुत रैशनल तरीके से, तार्किक तरीके से इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल। जयराम भाई इस आंदोलन से पूर्व तोपचांची के इलाके में जिला परिषद चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। 24 दिसंबर 2021 को झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का आंदोलन शुरू होता है और 10 जनवरी 2022 को रणधीर वर्मा चौक पर वो एक स्पीच देते हैं जो वीडियो वायरल होता है। मेरा कहना है कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बाद झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनी और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब आंदोलन शुरू हुआ तो बलियापुर में आपको अध्यक्ष चुना गया। हम तमाम साथियों ने मिलकर के आपको अध्यक्ष चुना। उसके बाद सभाओं की शुरुआत हुई तो आपकी भी पहचान इसी आंदोलन और इसी प्लेटफॉर्म से हुई ना सर? बिल्कुल। और उसके बाद हम लोगों ने सामूहिक संघर्ष किया। अब आपका ये कहना है कि हमारे चेहरे पर वोट आया, संजय मेहता की कोई पहचान नहीं थी। मैं मान लिया कि संजय मेहता कुछ नहीं है, शून्य है और उसके अगर जितने भी वोट आए 1,60,000, 1,59,999 वोट आपके, एक वोट मैंने अपने आप को दिया। ठीक है, मान लिया, सारी बातों को मान लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या सामूहिक संघर्ष का कोई महत्व नहीं है? क्या बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है? क्या जो इतने कार्यकर्ता सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं, गली मोहल्लों में मेहनत कर रहे हैं, आपका पोस्टर बैनर दीवालों में ठोक रहे हैं, आप तो उनके मेहनत का अपमान कर रहे हैं कि सब कुछ मेरे कारण हो गया? अच्छा, बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे कारण हुआ तो फिर आप डेटा को कैसे इनकार कर देंगे? 8 सीटों पर ये फिगर होना चाहिए था सर। 8 सीटों पर तो ये फिगर नहीं हुआ। नहीं है। दूसरी बात कि जब इन पहलुओं पर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे चुनाव प्रचार में वो एक दिन भी नहीं आए, सिर्फ हमारे नामांकन की रैली में आए। और इस बात को फिर मैं कहना चाहता हूं कि पूरा संगठन का मैकेनिज्म गिरिडीह में आपके पीछे लगा। मेरे लिए केंद्रीय समिति से एक प्रचारक तक आपने नहीं भेजा कि जाइए संजय मेहता जी का प्रचार करिए। उतना छोड़िए सर, मुझे एक वीडियो संदेश बनाने के लिए कि संजय मेहता का समर्थन करिए, उनके एरिया में जाना पड़ा बनवाने के लिए। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता रहा कि एक वीडियो बना करके डाल दीजिए कि संजय मेहता का समर्थन करें। खुद पहुंचे थे वहाँ? हम, मैं खुद पहुंचा, रात में डुमरी के टोल प्लाजा के पास जाकर के उनसे वीडियो बनवाया कि एक वीडियो बना दीजिए ताकि समर्थन मिल जाए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं सर, एक ऐसा वीडियो दिखा दीजिए हमारे भाई का, जयराम जी का, जिसमें उन्होंने कहा हो कि संजय मेहता को हेलमेट छाप के इतना नाम पर, उस वीडियो को छोड़कर जो मैंने डुमरी में बनवाया,
उसके अलावा किसी भी अपने चुनावी प्रचार में, अपने गिरिडीह के चुनावी प्रचार में भी वो उन्होंने अगर कहा हो कि संजय मेहता को हजारीबाग में मदद करें, वोट करें, उनका हेलमेट छाप दें, लेकिन मैंने अपने पूरे चुनावी प्रचार में अपने साथ साथ अपने पूरे सोशल मीडिया के अकाउंट में साथ साथ उनका भी प्रचार किया, अपना भी प्रचार किया और ये भी कहा कि यहाँ हजारीबाग में हेलमेट और गिरिडीह में आपको सिलेंडर पर वोट करना है। अच्छा। मेरा चुनाव प्रचार खत्म हुआ, मैं तुरंत गिरिडीह गया लोकसभा प्रचार करने के लिए। अच्छा। मैं तुरंत देवेंद्र भाई के प्रचार में आया। तो ये सामूहिकता होती है। एक मिनट, क्या कारण रहा होगा? आप जो ये सब बता रहे हैं, क्या कारण रहा होगा? इंटरनल कॉम्पिटेंस है, कोई भावना है ऐसी कि कोई मुझे बड़ा नहीं पता सर, मैं सामूहिकता में विश्वास करता हूँ। मैं सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होने में विश्वास नहीं करता हूँ। जब सामूहिक, मैं देखिए आप कोई संगठन चला रहे हैं, सेंटर्ड बोलते हैं तो ये इशारा कहीं ना कहीं जयराम को ही जा रहा है ना? नहीं, मैं इशारा नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ कि आपसे ये गलतियाँ हो रही हैं मेरे भाई। आप मेरे भाई हैं, आप झारखंडी जनमानस के उम्मीदों का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर थोड़ा सुधार लाने की जरूरत, जो सिंडिकेट और कॉकस आपके आसपास बना है उसको ठीक करने की जरूरत है। आप 100% गलत नहीं हैं जी, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको गलत करवा रहे हैं। इस बात पर आपको मूल्यांकन करना होगा, ये बात मैं कहना चाहता तो हूँ। यहाँ से कैसे देख रहे हैं जयराम को? क्योंकि विधानसभा चुनाव में 2-3 महीने लेफ्ट हैं, और यहाँ से कैसे देखते हैं? क्योंकि जेबी केसेस में आप रहे भी, इंटरनली जानते हैं बुनियादी जो ताकत है जेबी केसेस की। आप जैसे नेता लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं, कई बड़े चेहरे छोड़ रहे हैं, आपने खुद छोड़ा, फिर जयराम ने भी एक नेता को निकाल दिया, तो आप रिजवान साहब को निकाल दिया। तो अब कैसे देख रहे हैं कि जयराम की पार्टी अभी भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है या फिर कमज़ोर हो रही है? अच्छा बताइए, इतने उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करने का हम बात कह रहे हैं, ठीक है, अकेले कर लीजिएगा सर? नहीं, मुश्किल है। सोशल इंजीनियरिंग पर काम होना चाहिए कि नहीं? क्या भारतीय राजनीति बिना सामाजिक समीकरण के, बिना सोशल इंजीनियरिंग के आप साध सकते हैं? आप जब झारखंड में हैं तो यहाँ पर आपको ये दिखाना होगा कि हमारे पास आदिवासियों का कौन सा प्रतिनिधित्व है। सरना धर्म कोड इनकी बहुत बड़ी मांग है, तो सरना धर्म कोड पर हमारा स्टैंड क्या है? ओबीसी के 27% रिजर्वेशन पर हमारा स्टैंड क्या है? झारखंड की बैकलॉग वैकेंसियों पर हमारा स्टैंड क्या है? हम डोमिसाइल की पॉलिसी कैसे बनाएंगे? हम नियोजन की नीति कैसे बनाएंगे? हम पुनर्वास की नीति कैसे बनाएंगे? हम पलायन कैसे रोकेंगे? हम माइनिंग क्षेत्र में कैसे लोगों को जॉब देंगे? मैं लोकतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से समस्याओं का समाधान हो। हम लोगों ने एक ऐसा मॉडल डेवलप कर दिया जहां पर पूरे संगठन के अंदर एक बड़े स्तर की आक्रामकता पैदा हो गई और हमारे लड़के जाकर के किसी से भिड़ जा रहे हैं, वीडियो से, सीओ से। 1-2 बार तो ये चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन हमारे उन लड़कों पर एफआईआर हो रहा है, केस मुकदमे हो रहे हैं। कल की तारीख में वो एक फॉर्म भरने जाएंगे, उनको कैरेक्टर प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत होगा, उनका करियर बर्बाद होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में हम झारखंड के अपने तमाम कार्यकर्ताओं को केस मुकदमे में फंसा दें क्या? नहीं। तो उन्हीं को बचाने के लिए हमने ये सुझाव दिया कि मेरे भाई आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करिए। पुलिस ने आपको लोकसभा चुनाव के दौरान परेशान किया था, फिर अगर विधानसभा चुनाव में परेशान करेगी पुलिस तो फिर संगठन मुश्किल में जाएगा। तो क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? मेरी यही आक्रामकता रहेगी, यही मेरी पहचान है, इसी के कारण उनको 700 से 1.5 लाख वोट मिला है। अच्छा। मैंने कहा भैया आप थोड़ा बातों को तार्किक तरीके से समझने की कोशिश करिए ना। ठीक है आक्रामकता ठीक है, लेकिन सिस्टम के बहुत अगेंस्ट जाकर के आपका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आपने क्या रणनीति बनाई थी जिस पे वो नकार गए? आपकी क्या प्लानिंग थी? देखिए मेरी प्लानिंग ये थी, देखिए मुझे कुछ वक्त तक पीके सर के साथ काम करने का अवसर मिला है, प्रशांत किशोर जी जी। तो मैं जब चुनावी राजनीति को समझता हूँ तो मैं डेटा पे जाता हूँ। ठीक है। कि आपको जीतने के लिए अगर काम करना है चुनावी राजनीति में तो उन पहलुओं पर काम करना होगा। ठीक है। तो मैंने देखा कि दूसरे दल एकदम 8-8 मुख्यमंत्री उतार रहे हैं, तमाम तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, कोई पन्ना प्रमुख बना रहा है, कोई मैया समान योजना ला रहा है, तमाम तरह की उनकी गतिविधियां चल रही। तो हमारा एक नया संगठन है और एक यूनिफॉर्म मोड में कार्यकर्ताओं को टास्क देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ब्लॉक में कुछ चल रहा है, किसी पंचायत में कुछ चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको सजा दूं। तो हमने सोचा कि हमारे संगठन के जो नेता हैं उनको आगे करते हैं और एक काम देते हैं कार्यकर्ताओं की कि इस तरीके से संगठन के उद्देश्यों और विचारधारा को गांव-गांव पहुंचाया जा सकता है। तो हमने जयराम भाई से डिस्कस किया, फिर हमने एक कैंपेन लॉन्च किया, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया और उस कैंपेन को लॉन्च करने के बाद उसका पूरा रोड मैप तमाम संगठन के साथियों को सोशल मीडिया के माध्यम से सबको वो पहुंचाया। उस अभियान का नाम था झारखंड मांगे जयराम। अब पता नहीं उनको किसी ने क्या समझा दिया, उस अभियान को भी संगठन के अंदर नहीं चलने दिया गया। अच्छा।
कि हो सकता है संजय मेहता इस कैंपेन को लीड करेगा, कैंपेन को लीड करे तो वो पब्लिक के बीच में जाए, उसका चेहरा फ्रंट में आए, कुछ भी बात हो सकती, क्या बातें वो नहीं पता, मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। तो मैं ये सीधे बोल नहीं रहे हैं आप कि आपका चेहरा जयराम के चेहरे से बड़ा हो जाएगा, ये डर था जयराम को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी संगठन के अंदर एक नेतृत्वकर्ता होता है शीर्ष पर, और उस शीर्ष नेतृत्व को कोई क्रॉस नहीं करता है। नरेंद्र मोदी जी हैं तो नीचे नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, ऊपर में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो नीचे राहुल गांधी हैं, तमाम प्रियंका गांधी हैं, तमाम लोग हैं। एक स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है, उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आप पूरे सेकंड लाइन के एग्जिस्टेंस को दरकिनार कर देंगे, उसको आप महत्व नहीं देंगे, उसको सार्वजनिक मंचों पर ह्यूमिलिएट करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको लगातार मंचों पर रोकेंगे। जो मैं ये बात कह रहा हूँ, ह्यूमिलिएट करेंगे, कैसे ह्यूमिलिएट किया आपको? देखिए, तमाम मंचों पर कई बार मुझे रोकने की कोशिश की। मैं वीडियो फुटेज दिखा दूंगा, अगर कोई बोलेगा कि संजय मेहता ये बात कह रहा है, मैं तथ्यों के साथ ये बात प्रूफ कर दूंगा कि कई बार मंचों पर मुझे रोकने की कोशिशें हुई कि संजय मेहता को स्पीच नहीं देना है। अच्छा। और ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि छोड़ो, ये संजय मेहता स्पीच नहीं देगा, मत देने दीजिए, मेरी बेइज्जती करिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो सपना दिखा रहे हैं और जो लोगों को हम लोग बता रहे हैं, उसके लिए रोड मैप लाइए और सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करिए। और अगर चुनावी राजनीति में आए हैं तो सिर्फ अपनी जीत के बारे में, अपने कंफर्ट जोन के बारे में मत सोचिए, पूरे टीम के बारे में सोचिए। अगर खुद ये अनाउंस कर रहे हैं कि 2 महीना पहले कि हम लड़ेंगे, तो 2 महीना पहले सबको समय दीजिए अवसर। अच्छा, तो ये चलिए ठीक है, ये रही आपकी बात और जेबी केसेस की बात। अब चूंकि आप वो कहानी खत्म हो गई, आप यहाँ से निकल गए हैं, अब आगे क्या? संजय मेहता आगे क्या करेंगे? संजय मेहता ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि मुझे आत्मचिंतन की आवश्यकता महसूस हो रही है जी। और मैं फिलहाल इन्हीं बिंदुओं पर सोच रहा हूँ कि झारखंड में जो इतना बड़ा राजनीतिक तौर पर शून्यता है, जो एक सूनापन है, जो एक खालीपन है, जो एक वैक्यूम है, इसको कैसे भरा जाए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 3 सालों में और इधर लगातार जब इस तरह की गतिविधियां हुई है जी, मतलब इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मैं अभी आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो फ्लाइट मोड में मैंने फ़ोन को रखा हुआ है जी। इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं तमाम झारखंड के अलग अलग इलाकों से, क्या कह कि उनका यही कहना है कि आप प्लीज़ कुछ करिए। हाँ। और सबकी एक ही मतलब एक तरीके से मंशा है, उनकी भावनाएं हैं कि हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप प्लीज़ कहीं जाइए मत। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा भी नहीं है कहीं जाने की, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं किसी भी तरीके से झारखंडी जनमानस को जागरूक करने का काम करूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो सड़क पर फिर से संघर्ष शुरू करूँगा। अच्छा। शून्य से संघर्ष शुरू करूँगा। किसी के साथ जाने का कोई इरादा नहीं है। कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं, कोई पार्टी जाने का इरादा नहीं। खुद की पार्टी बनाएंगे? इस पर भी मैंने अभी तक सोचा नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि झारखंडी जनमानस को ये समझाया जाए कि चुनावी राजनीति में जो आपके बीच वोट मांगने आ रहे हैं, उसमें आप दलगत राजनीति से उठकर सही सिलेक्शन कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि अभी की परिस्थितियों में क्या हो रहा है कि दलों के आधार पर जो वोट हो रहा है, तो कैसे वैसे लोग जो कॉम्पिटेंट नहीं हैं, जिनके अंदर वैसी कोई क्षमता नहीं है। अब हो क्या रहा है सो बताइए। किसी ने पार्टी की परिक्रमा करके, नेताओं की परिक्रमा करके टिकट हासिल कर लिया, अब वो व्यक्ति सांसद और विधायक बन गया। ठीक है। लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। उसने किसी तरीके से सेटिंग गेटिंग करके धन बल लगा करके टिकट ले आया, वो अब चुनाव लड़ गया, जीत गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो सोसाइटी को, समाज को कुछ बेहतर डिलीवर करने की कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे लोगों को अवसर दीजिए। तो इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूंगा झारखंडी जनमानस को। ये करेंगे आप जी। तो इसके पीछे सिर्फ एक सोशल कॉज रीज़न है या फिर खुद भी नेतृत्व करेंगे, खुद भी विधायकी में उठेंगे? क्या देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात। कई लोगों ने पीके जी पर ये आरोप लगाया कि ये तो देश के अलग अलग पार्टियों को सिखाते थे, आए हैं खुद नेता बनने के लिए, कि बिहार तो एकदम जातीय राजनीति वाला जगह है। ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ चलेगा नहीं। ठीक है। लेकिन उन्होंने पूरा एकदम जनसुराज किया, पद यात्रा की, लोगों को समझाया। तो देखिए, उन्होंने तो भीड़ तो जुड़ा के दिखा दिया। हाँ, दिखा दी। सही बात जब जनता के बीच आप रखते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। हम लोग कुछ पहल करेंगे कि झारखंडी जनमानस को जो बात हम लोग कह रहे हैं, सिर्फ कहें नहीं, उसका रोड मैप भी दिखाएं। और मैं इस बात का विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि जब भी भविष्य में कुछ करूंगा, तो जो बात कहूंगा
उसके लिए हमारे पास क्या रोड मैप है वो जनता को दिखाऊंगा। बिल्कुल। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या आपका मैनिफेस्टो है, ये बताइए। तो सर पीके जी भी तो अंतोगत्वा कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा में है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने का दावा भी करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं, क्योंकि पावर में तो होना ज़रूरी है अगर आप चेंज चाहते हैं तो। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सच्चाई है सिस्टम में बदलने के लिए। लेकिन देखिए क्या है कि हम लोग गरीब घर से निकले हुए लड़के हैं। अच्छा। और हम लोग सड़कों पर बहुत छान मारते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है। तो संसाधनों का घोर अभाव हम लोगों के पास है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा प्लान होने के बावजूद भी आपको इन पहलुओं पर सोचना पड़ता है कि जब आप जनता के बीच जाएंगे तो अपने एग्जिस्टेंस को कैसे बरकरार रखेंगे। तो हालांकि एक बात मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो उम्मीद नहीं किया था उससे अधिक लोग मेरे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं अलग अलग इलाकों से। कोई महेशपुर से कर रहा है, कोई पाकुड़ से कर रहा है, कोई देवघर से कर रहा है, कोई पलामू से कर रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम मिलना चाहते हैं आपसे। क्यों? पता नहीं, मैंने कई लोगों को घर बुलाया, कई लोग मिलने आए। ठीक है। और सभी लोगों ने बस मिलने की इच्छा जाहिर की है कि एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, बस मिलना चाहते हैं। हाँ, वो कुछ अपनी नेता बात के तौर पे देख रहे हैं संजय मेहता को वो लोग कि अब हमारे मुझे नहीं पता सर, लेकिन कई लोगों का फ़ोन कॉल्स आया है। मतलब मैं हर दिन लगभग 300 साढ़े 300 कॉल अभी उठा रहा हूँ। अच्छा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि संजय मेहता इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे या नहीं करेंगे? ये सबसे संजय बड़ा मेहता फिलहाल खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखना चाहता है, चुनाव नहीं लड़ना चाहता है फिलहाल विधानसभा चुनाव से आप करते हाँ, हैं? चूंकि झारखंडी जनमानस को ये लग रहा था अच्छा। कि संजय मेहता ने जेबी केसेस इसलिए छोड़ दिया है कि उसकी मनपसंद सीट नहीं मिली है। ठीक है। हाँ। भैया आपने फॉर्म भरने का नियम बनाया था, मैं फॉर्म नहीं भरा हूँ, मुझे चुनाव लड़ने का मन ही नहीं था, तो मनपसंद सीट की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, आपने फॉर्म नहीं भरा था? नहीं भरा है मैंने। चुनाव लड़ना होता तो मैं फॉर्म भरता ना। और उस पहलू पर मेरी एक आपत्ति भी थी कि एक सीट पर हम लोगों ने 32 लोगों को 30-30 लोगों को ये सपना दिखा दिया कि हम आपको विधायक बनाएंगे, आपको टिकट देंगे, लड़ाएंगे तो किसी एक को आप संगठन के अंदर से। बिल्कुल। तो वो 31 आदमी की नाराजगी को आप कैसे सॉल्व करेंगे? नाराजगी को आपने खुद से तैयार किया है। कैसे? कई वैसे लोग जो आपके संगठन के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं, आउटसाइडर्स हैं, ओपन फॉर ऑल कर दिया आपने फॉर्म। कोई भी आके फॉर्म खरीदिए। ठीक है। अब वो 30-31 आदमी को आप नाराज करेंगे और ये स्थिति उन सभी सीटों पर होगी जितने सीटों पर आप लड़ेंगे। ठीक है। तो आपने तो खुद से अपने विरोधी तैयार कर लिया। तो मेरी आपत्ति इन बातों को लेकर की थी और इस फैसले में मैं शामिल नहीं था। अच्छा। इस पर मेरी हमसे कोई राय मशवरा नहीं हुई है। आपने आपत्ति जताई, आपने कुछ सजेशन दिया था इसको लेकर? मैंने कहा था, चूंकि उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। अच्छा। तो मैंने दूसरे मीडियम से ये बात पहुंचाने की कोशिश की थी। तो संजय मेहता को भी दूसरे मीडियम की जरूरत पड़ती है जयराम तक पहुंचने के लिए? अब देखिए, उस फैसले में मैं इसलिए नहीं शामिल था क्योंकि वहाँ पर जो मीटिंग हुई वो कोर कमेटी की मीटिंग थी। अच्छा। तो मैं कोर कमेटी का सदस्य नहीं था। अच्छा। तो मैं नहीं गया। अच्छा। तो कोर कमेटी में जो थे हमने उनको ये सुझाव दिया तो उन्होंने कहा कि अब तो फैसला हो गया, कुछ नहीं हो गया, अब निकल गया, तीर कमान से निकल चुका है। तो आपने अभी मैया सम्मान योजना और तमाम योजनाएं जो जेएमएम कर रही है, सरकार कर रही है, और उधर उसके इतर जब आप बीजेपी को देखें, विरोधी दल को, तो वो भी लगातार दो बड़े नेता हेमंता बिश्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, जिनको सरकार बनाने और चलाने का अनुभव है, तो एक कांटे की टक्कर है। आप कैसे देखते हैं कि कौन ज़्यादा प्रबल दिख रहा है अभी इस वक्त? देखिए, जब स्थितियाँ बाइपोलर इलेक्शन की होती है और जब कोई तीसरा विकल्प सामने आता है, रणनीति मजबूत रणनीति के साथ आना होगा। अभी क्या स्थितियाँ हैं कि बूथ स्तर पर रणनीति तैयार नहीं है। दूसरी बात, मैंने पहले ही आपसे ये कहा था कि जो चुनाव लड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, जो जब केसेस के जो कार्यकर्ता, आदत है, आदतन हमारे कार्यकर्ता बोलने की आदत, लेकिन सुधारनी होगी। आत्मा जब कहीं जुड़ जाती है किसी के साथ, आप बहुत मतलब भावनात्मक तौर पर जब काम करते हैं, अलग होते हैं, तो तुरंत आदमी नहीं अलग हो पाता है। मैंने देखा आप भावुक भी हुए थे कुछ वीडियोस में। दुख तो होता ही है, क्या करेंगे, खून पसीना ही किया हम लोगों ने ना। तो मैं यही कह रहा था कि आप जिसको भी लड़ाना चाहते हैं, ठीक है, और ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि आप इसलिए लड़ना क्योंकि आपका ही फैसला चलेगा। ठीक है। संगठन जिसको लड़ाना चाहता है नहीं, आप जिसको भी लड़ाना चाहते हैं, आप उनको कह दीजिए कि हम आपको लड़ाना चाहते हैं, ताकि अगर कुछ डिजास्टर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपके पास उसको संभालने का वक्त हो। अचानक लगेगा आचार संहिता, आप टिकट अनाउंस करेंगे, अचानक से बूम करेगा विरोध, बिल्कुल आप संभल नहीं पाएंगे। अभी आप करेंगे तो चीज़ों को आपके पास संभालने का वक्त रहेगा। तो आप जब अपना 2.5 महीने पहले अनाउंस कर रहे हैं
तो सबके लिए 2.5 महीना पहले अनाउंस कर दीजिए, तो उनके लिए भी स्थितियाँ अनुकूल होंगी, आप ज़्यादा सीट जीत पाएंगे, आपके पास वक्त होगा, रणनीति बनाने का वक्त होगा। अब लोग कहेंगे कि संजय मेहता विरोध में, संजय मेहता अभी भी विरोध में नहीं बोल रहा है, अभी भी आपके सुधार की बात कह रहा है। अभी भी एडवाइस दे रहे हैं। अगर जयराम आज बुलाते हैं कि बतौर एडवाइज़र आप आएँ और हमें एडवाइस करें, जाएंगे वापस? देखिए बात ये है सर हाँ। कि समन्वय की बात है, हाँ। बात मानना पड़ेगा आपको। आप एक ऐसे लेवल पे चले गए हैं हाँ। जहाँ पे आप बात नहीं मान रहे लोगों का। ईगोइस्टिक क्लैश हो गया है क्या आप दोनों के बीच, ये समझ में आ रहा नहीं, है? ऐसा नहीं है सर, मेरे साथ सिर्फ नहीं है। हाँ। अगर कोई ऐसा और कार्यकर्ता आपको मिले कहीं पर जेबी केसेस का ठीक है। या संगठन के कोई लोग, हाँ। उनसे आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करिएगा। ठीक है। कैमरे पर वो नहीं बोल पाएंगे, आप कैमरे के पीछे उनसे बात करिएगा, वो क्या कहते हैं। अच्छा। और फिर हमसे आप बात करिए। ईगो की बात नहीं है, हम्म। बात ये है कि जब कोई एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में आप चल जाते हैं जहाँ पर आपको ये भाव आने लगता है कि सब कुछ मेरी बुनियाद पर टिका है, सुप्रीम लीडर है। तो ऐसा भाव आने लगता है। अच्छा। ये स्थितियाँ इसलिए पैदा हुई क्योंकि दूसरे के लिए कुछ अवसर नहीं पैदा किया गया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक दिन में अगर 5 कार्यक्रम है, 10 कार्यक्रम है, तो 10 कार्यक्रम में आपको बुलाया गया, तो आपको इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो मैकेनिज्म डिसेंट्रलाइजेशन का नहीं डेवलप हुआ। अगर डिसेंट्रलाइज करते तो आप कहते कि कुछ कार्यक्रम में ये जाएंगे, कुछ कार्यक्रम में ये जाएंगे, कुछ कार्यक्रमों में मैं जाऊंगा। फिर आप कैमरे पर आ कहेंगे कि मैं सुबह 2 बजे से निकला हूँ, फिर रात के देखिए 2 बज गए हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। तो ये परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि आप कामों को नहीं बांट रहे हैं। आप कहिए ना कि एक जगह सभा आप संभालिए, एक जगह सभा आप संभालिए, एक जगह आप कहेंगे ना, एक्सेप्टेंस नहीं है आपका। आप उसको पब्लिक डोमेन में जाने का अवसर देंगे, उसको पब्लिक से इंटरेक्ट होने का अवसर देंगे, वो पब्लिक के बीच जाएगा। आपके लिए तो सब मंच सजा रहे हैं ना सर। बिल्कुल। आपने कोई भी एक सभा कराई है क्या? आपने कोई एक खुद से कार्यक्रम किया क्या? आपके लिए ना हम लोगों ने सजाया ना। तो आपको तो बना बनाया स्टेज मिल रहा है, मंच मिल रहा है। दूसरे कार्यकर्ता जो आपके लिए मंच बना रहे हैं, तो उनको भी अवसर दीजिए ना। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, ताकि तभी संगठन के तौर पे संगठन और मजबूत होगा, सबको मौका मिलेगा। तो संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके बहुत अच्छा लगा। और एडवाइस दी जयराम को भी कि आपको सेल्फ सेंटर्ड होकर काम नहीं करना पड़ेगा साहब। आपको अगर पार्टी को चलाना है, संगठन को चलाना है, तो सबको देख कर चलना पड़ेगा। अभी इस वक्त जेबी केसेस से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चुनाव से ये दूर हैं। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए झारखंड अपडेट्स के साथ। मैं हूँ सचिन, कैमरे के पीछे थे मिथिलेश। धन्यवाद।